हमारे मुल्क के इस वक्त हालात वालिया मुल्क के रहने वाले हैं। काबीना ने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। मिनी बजट है, इससे अवाम के ऊपर एक मजीद और महंगाई का बोझ पड़ने लगा। IMF ने आड़े हाथों लिया, नाक से लकीरें निकलवा। जो अवाम की तबाही का IMF का मुआयदा करके आराम से जाके जमान पाक में छुप कर बैठा, उसको लाते, उसको कहते IMF से मुज़ाकरात करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। IMF का लेटर ऑफ इंटेंट आया था, फिर मनी बजट आ गया और उसके बाद 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी लग चुके। क्या IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा? IMF का प्रोग्राम बहाल होगा, $1 अरब मिल जाएगा और फिर दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान को प्रॉमिस्ड बिलियंस ऑफ डॉलर मुहैया कर देंगे। लेकिन पहले ही यहाँ पर 170 अरब के टीके लग चुके, आवाम को लगना शुरू हो चुके। यहाँ पर पेट्रोल बम पहले ही फट चुका, बिजली भी गिर गई आवाम पर और गैस को भी आग लग गई। आवाम तो पिस गए, कोई पुरसाने हाल नहीं है क्योंकि हर कोई अपनी अपनी बांसुरी बजा रहा है। हम आज मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल पर बात करेंगे और इंतहाई अहम जो मईशत को जानते हैं, फाइनेंस को जानते हैं, वो मेहमान हमारे रूबरू हैं। जनाब कैसर अहमद शेख साहब वज़ीर ममलिकत हैं, नून लीग के रुकन कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब इकानमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया। चौधरी जमशेद इकबाल चीमा साहब PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं, चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, कोई ये नहीं कहता कि आप अपने अवाम पर जुल्म ढाएं, आप उनको सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स ना दें, लेकिन यहाँ बजट कट के नाम पर हो तो या कफ़ायत शुआरी के नाम पर हो, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कम करने हो तो सोशल सेफ्टी नेट्स को ख़त्म किया जाता है, गरीब मर जाता है, या डेवलपमेंट बजट कम कर दिया जाता है जिससे रोज़गार ख़त्म हो जाता है। ये क्या होता है हमारे मुल्क में? अच्छा चीमा साहब, सोशल सेफ्टी नेट को तो इस प्रोग्राम में बल्कि पिछले 2-3 प्रोग्रामों से बढ़ाने की बात की जाती है और यही वजह है कि 360 अरब रुपए से 400 अरब रुपया बिस्प का जो है वो बजट कर दिया गया। असल चीज़ ये IMF आपको ये नहीं कहता कि आप अवाम के जुल्म करें। IMF आपको ये कहता है कि अपनी आमदनी और अखराजात के दरमियान तवाज़न पैदा करें। IMF ये कहता है कि आपके जो रेगुलेटर हैं गैस के या बिजली के, वो जो रेट आपको कह रहे हैं, जिस रेट पे आपके गैस खरीद रहे हैं उससे सस्ती ना बेचें, या जिस रेट पे आपको तेल या पेट्रोल मिल रहा है उससे सस्ता ना बेचें। टारगेटेड सब्सिडीज़ आप बेशक दें। अब होता ये है कि, और ये 1998 से पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है, जनरल अयूब खान के ज़माने में पहला प्रोग्राम हमने लिया था, तो जनरल अयूब से लेके ये अब शहबाज शरीफ हुकूमत तक तो हमारा जो रिलेशन IMF के साथ रहा, हम 1-2 ट्रांचेस लेते हैं, उसके बाद हम उस प्रोग्राम को अधूरा छोड़ते हैं और जब उसको बहाल करना होता है तो वो उससे ज़्यादा कड़ी शराइत पे बहाल होता है। और स्पेशली जो पिछले 6-7 माह में हमने देखा कि वो सारे काम जो कि ग्रेजुअली करने वाले थे, जब आप उनको नहीं करेंगे और एकदम से करेंगे तो फिर उनका खमियाजा एक बम की शक्ल में गिरता है। यानी अगर हम रुपए को 225 रुपए पे इंटरबैंक में रोकने की कोशिश ना कर रहे होते और ये ग्रेजुअली इसकी कीमत को पास ऑन होने देते तो शायद ये इतना वो पैनिक ना फैलता, हुंडी और हवाला के जरिए डॉलर आने ना शुरू हो जाते और आज रुपए की कदर में इतनी ज़्यादा कमी ना आती। इसी तरह से अगर हम अपने एनर्जी सर्कुलर डेट आप देखिए, जो बजट जून में आया था उसमें टोटल जो एनर्जी सर्कुलर डेट के लिए रखा गया था वो 350 अरब रुपए था, जबकि सर्कुलर डेट जो है वो आपको बता रहे होंगे शेख साहब कि हर महीने वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ। सुबह सरप्लस का उसमें कहा गया था कि जी सूबे जो है वो अपना फंड नहीं खर्चेंगे, वो एक सरप्लस जनरेट करके वफाक को देंगे। तो जब आप रॉन्ग असम्पशन पे बजट बनाते हैं तो उसके बाद फिर IMF में वापस जाने के लिए ये सारा कुछ जो करना पड़ रहा है ये करना पड़ जाता है। तो बेहतर होता है कि हम इसको साथ साथ अगर टैकल कर रहे होते हैं तो ये सूरत हाल देखने को ना मिलती। सो रॉन्ग असेसमेंट्स हैं और साथ साथ हमारी जो एलोकेशन हैं या हमारी मिसमैनेजमेंट है। चीमा साहब, टारगेटेड सब्सिडी की बात हुई,
जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त भी हमने सुना, ख़ास तौर पर पेट्रोल प्राइस के हवाले से, कि मोटरसाइकिल वालों को सस्ता मिलेगा, रिक्शा वालों को सस्ता मिलेगा और जो ओरिजिनल प्राइस है वो बड़ी गाड़ियों वालों को मिलेगी। लेकिन अब रिक्शा वाला भी उतना पैसा दे रहा है, मोटरसाइकिल वाला भी और क्रूजिंग वाला भी। तो ये टारगेटेड सब्सिडी अगर दुनिया में गरीब लोगों को सपोर्ट करने के लिए है तो हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? फिर नहीं, यहाँ हो सकता है। देखिए, हमने तो बड़ा कामयाबी से किया। ये जो एहसास प्रोग्राम था उसमें राशन के हवाले से हुआ, या उससे पहले जो सेफ्टी नेट का प्रोग्राम था गरीब फैमिलीज को, फिर ये था कि उसमें ग्रेजुएशन का प्रोग्राम था जिसमें कबायली इलाका और बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। अभी रिसेंटली हमने सैलाब के इलाकों में पंजाब में भी KPK में जो किया है, तकसीम किए हैं। लेकिन इसके लिए एक डाटा चाहिए होता है और फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी, और तीसरी चीज़ कि आपकी पॉलिटिकल विल हो कि आपने कहीं कंप्रोमाइज नहीं करना, कहीं नॉन ट्रांसपेरेंट किस्म का सिस्टम लॉन्च नहीं करना, या उसमें एम्बेजलमेंट या करप्शन या लीकेज ना हो। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डॉक्टर सानिया निश्तर है वेरी गुड रेपुटेशन और उनको सपोर्ट आम साहब की, लिहाजा उन पर किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं चलता था। वो मेरिट पे, यानी पॉलिटिकल पार्टी की लॉयल्टी से हट के, किसी एम्बेजलमेंट से या कोई ज़ाती एजेंडे से हट के, किसी भी तरह मतलब आप कह लें कि वो खुदा न खास्ता सिस्टम की लीकेज हो तो हो, कहीं कोई इंटेंशन इस तरह की नहीं थी। लिहाजा वहाँ डे बाई डे ये इम्प्रूव हो रहा था। अभी भी आप कह लें कि जो राशन के हवाले से पंजाब में हम डाटा बना रहे थे, वो मैं समझता हूँ उसके बाद भी ये काफ़ी इम्प्रूव कर देता। फिर किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड, ये सारी चीज़ें जो उसी तरफ जा रही थी। बट आप कह लें कि होना ये चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सब्सिडी का कारपोरेटेड सब्सिडी कह लें, कारपोरेट सब्सिडी कह लें, एग्जैक्टली हर बंदे को दे दी जाती है, जिससे हमें प्रॉब्लम हुए हैं। और उसकी वजह बेसिकली ये है कि हुकूमतों की ये सलाहियत नहीं थी कि आप कह लें कि टारगेटेड दें, या अपने मुफादात थे कि जी अमीर को महंगी बिजली या महंगा तेल या महंगा डीजल, बड़े फार्मर महंगा खरीदे, वो नहीं था। वो ये इंटेंशन ही नहीं थी। यहाँ पे अदरवाइज है, पाकिस्तान में हैव्स हैं, उनको सपोर्ट ज़्यादा है गवर्नमेंट की, रियासत की सपोर्ट हैव्स के लिए है, हैव नॉट के लिए नहीं है। सो रियासत के जो वजूद का जवाब होता है वो यह है कि रियासत गरीब के साथ खड़ी होती है, रियासत पुअर के साथ खड़ी होती है, मिनॉरिटी के साथ खड़ी होती है, बूढ़े के साथ खड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे उस रियासत ने अपना वजूद कभी मनवाया नहीं, कभी भी नहीं मनवाया। सो हम उसकी कोशिश कर रहे थे, कुछ कभी हुई, कुछ अभी होनी थी, तो ये प्रॉब्लम हो गया। बट मैं कहता हम उस डायरेक्शन पे जरूर जा रहे थे। तो अभी हम वो जो सफर शुरू हुआ था वो रिवर्स हो गया है। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कैसर अहमद शेख साहब, गरीब तो पिस गया, चाहे वो जो भी कंपल्शन थी, किसी एक पे डालें, दूसरे पे डालें, ना टारगेटेड सब्सिडी बनी, हर एक को फ्लैट रेट पे टैक्स देना पड़ता है। तो क्या बनेगा इस आवाम का जिसको कोई लिटरली पूछने वाला नहीं है? जी, मैं बिल्कुल आपसे मुतफिक हूँ कि, और ये चीमा साहब ने जो बात की कि हमारी हुकूमतें जब तक ये नहीं देखेंगी जो वेस्टेड क्लास है सिर्फ उसको सपोर्ट करती रहेंगी और आम आदमी और गरीब आदमी को नहीं ख्याल करेंगी। अब ये चीमा साहब यहाँ बैठे, देखो मैं यहाँ की पार्टी की प्लेम गेम नहीं पढ़ता। चीमा साहब बैठे हैं, मुझे ये बता दें कि 450 अरब रुपए 100 अमीर फैमिलियों को इन्होंने 0% पे, सिर्फ 1% बैंक का जो सर्विस चार्जेस थे उस पर कर्ज दे दिया। 100 अमीर फैमिलियों को 450 अरब रुपए, $2 बिलियन। ये 2 साल पहले रजा बाकर साहब गवर्नर थे और मैं वहाँ मुखालफत करता 100% देना है आपने कर्ज तो छोटे को दे। हमारे यहाँ SMEs को, छोटे और दरमियाने दर्जे के बिजनेसमैन को जो लाखों हैं, जो और मिलियंस में वो बेहतरी में हिस्सा ले सकते हैं, उनको सिर्फ 7%, ये ऑफिशियल फिगर दे रहा हूँ, इनके दौर में भी हमारे दौर में सिर्फ 7% कर्ज मिलता है और 93% अमीरों को। हम बातें तो करते हैं कि अमीर, और खुद अपने सारे थ्रू आउट, बजाय कि मैं किसी एक पार्टी की वो बात करूं, आप अंदाजा कर लीजिए कि हमारा इस हुकूमत ने, ये बात तो आप मानते हैं ना कि 170 अरब के जो टैक्स लगे हैं उसमें अमीर आदमी पे 40 अरब नहीं लगा होगा, लेकिन 40 अरब हमने जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें ऐड कर दिया, यानी 360 अरब से 400 अरब। ये जो हकीकत बता रहा हूँ, 40 और 170 अरब के जो टैक्स है ना, ज्यादातर उसमें अमीर आदमी को टैक्स किया है, क्योंकि लग्जूरियस गुड्स पे 17
से 25 सेल टैक्स लगाया है और बाकी जो 17 से 18 हुआ 1% बढ़ा है। ये जो आम दरमियाना, ये मैं फैक्चुअल आपको आप निकाल के देख लीजिएगा कि 40 अरब का टैक्स नहीं लगा। शेख साहब, जब डीजल बढ़ेगा, जब पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर हर चीज महंगी हो जाएगी। ये तो बिल्कुल फ्लैट सा फार्मूला है। नो डाउट इन इट। डीजल भी बढ़ गया, पेट्रोल भी बढ़ गया, गैस भी बढ़ गई और अब बहुत बहुत असर पड़ा है। मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ, जो 170 अरब का टैक्स है, उसके अलावा डीजल, पेट्रोल और गैस के अलावा, क्योंकि पेट्रोल लेवी हमने बढ़ा दी और अब इसी तरह गैस के रेट बढ़े, बहुत बुरान है इस वक्त। देखिए राजा साहब, असल बात हम ये रियलाइज करें, जब तक ये हमारा इंतशार रहेगा ना, एक ही मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ, 8 महीने से आपने मेरा बारहा मेरे से सुना होगा, जब तक आप मिलजुल के देखिए, हम सब ने रिजल्ट नहीं दिया। ये 15 साल मैं आपसे कहता हूँ, 15 साल में 4 साल पीटीआई को मिले पिछले 15 सालों में, 5 साल पीपल पार्टी को मिले, 6 साल मुस्लिम लीग को मिले। आप बता दीजिए 15 साल पहले आम आदमी की हालत क्या थी, आपकी खराब हो गई है। हम जाते हैं अपने हलकों में जो, और अगर अमीर आदमी ने बड़ा प्रॉफिट कमाया, ये भी मैं आपको बता दूं, मैं खुद बिजनेस कम्युनिटी से तल्लक रखता हूँ। कोविड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है, हमको टैक्स करना चाहिए था डायरेक्ट। मैं बार बार कहता रहा, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं कहता रहा हर जगह। इसी तरह आज से 8 साल पहले गैस की प्राइस बढ़ाने का मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से खास तौर पे गया कि गैस की प्राइस देखिए, फायदा उठा रहे हैं आम आदमी, तंदूर फ्री आप उसको दे रहे हैं, वो जलाया जा रहा है गैस, और महंगी गैस हम खरीद रहे हैं। हमें जब तक ये सारी चीजों को, और बहुत कुछ किया जा सकता है, जो कुछ हो रहा है, जो लेविश खर्चे हो रहे हैं, हर हुकूमत की बात कर रहा हूँ, हम अपने मुल्क को नहीं संभाल सके। इंडिया, मैं बार बार आपसे कहता हूँ सर कि इंडिया 1990 में सिर्फ 4 गुना हमसे था, आज 12 गुना हो गया है। बांग्लादेश हमसे आगे बढ़ रहा है, हम क्यों नहीं? शेख साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि बात करनी चाहिए, मिल के सोचना चाहिए, मैं ब्रेक मुझे लेना पड़ रही है, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इस्लाहात के हवाले से कहा जाता है कि मिलकर बैठें, कुछ रिफॉर्म सजेस्ट हों, रिफॉर्म फाइनल हों। हम तो कब से सुन रहे हैं, ऐसा होता क्यों नहीं है? शेख साहब पे मैं एक सवाल छोड़ता हूं, ब्रेक के बाद नाजरीन जवाब लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की मईशत के हवाले से हम ये प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं। कैसर अहमद शेख साहब, इस्लाहात की आप बार बार बात करते हैं, सब करते हैं, आज के पैनल में जितने भी हैं वो भी करते हैं। मैं जब से जर्नलिस्ट बना हूँ मैंने यही सुना कि इस्लाहात ज़रूरी हैं, इस्लाहात करेंगे। अभी आप फरमा रहे थे मिलकर बैठें, हम कुछ सोचें। इस्लाहात फिर होती क्यों नहीं है? जी हाँ, बड़ा अच्छा शौकत साहब आपने सवाल किया। अब अंदाजा कीजिए, पिछले 35 साल में जो लोग इलेक्ट होते हैं, जिनको अवाम चुनते हैं, जिन्होंने अपने इलाकों में जाना है और जो तनकीद सहना है, उनमें से सिर्फ 2 या 3 साल, क्योंकि आपका आईन कहता है कि सारा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कौमी असम्बली के मेंबर बनाएंगे। 2-3 साल तो कौमी असम्बली के मेंबर रहे, 31 साल वही लोग आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ क्या होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम उसी हकीम के लोंडे से ही दबा लेते रहे जिसने ये सारा बेड़ा गर्क किया है, तो फिर क्या अभी भी वही हो रहा है? क्या आपके पास कोई इलेक्टेड बंदे नहीं किसी पार्टी के पास? किसी पार्टी में भी ऐसे हैं, क्योंकि अवाम को तो देखें ना, आप तो मुझे कहेंगे कि कैसर साहब आपने किया, अगर मेरा कोई रोल है या और किसी मेंबर का, कौमी असम्बली के किसी मेंबर का, मुझे बता दे क्या रोल था। ये थ्रू आउट हम क्या करें लोगों के सामने? तो हम उनके मसाइल को समझते हैं या हम जानते हैं कि एक्चुअल अवाम किस तरह पिस रही है। ये क्या मजबूरी होती है? शेख साहब, आपने 12 बार ये बात की कि नॉन इलेक्टेड आ जाते हैं, क्यों आते हैं? वो आते हैं, उनकी चलती है। ये हमारे मुल्क में ऐसे हालात, मैं इसका जवाब, देखिए मैं तो कह रहा हूँ, आपको आईन बता रहा हूँ। आईन आपका कहता है कि सेनेट का कोई तल्लक नहीं है इस जो मनी बिल से, बजट उसका तल्लक मनी बिल में नहीं है। मनी बिल सारे का सारा आपके 342 मेंबरों में से आप बता दीजिए कि पिछले सारे दिनों में कौन सा मेंबर था जो इन्वॉल्व था। हमें तो पता भी नहीं कि किस तरह मुल्क चल रहा है, क्या इकॉनमी। मैं अभी SAPM हूँ, मैंने अच्छा किया मियां साहब ने मुझे ये कहा, लेकिन मैंने उनसे 2-3 बार गुजारिश की है कि मेरा तो बड़ा अर्ज है, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है, मैं तो इसीलिए 30 साल 6 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 7वां लड़ूं। मैं अल्लाह करे छोटा मोटा हम कंट्रीब्यूट कर लें आम आदमी का कुछ न कुछ, क्योंकि मैं रहा हूँ प्रोफेसर। 20 साल पहले मैं चैम्बर्स में इलेक्शन लड़ता, 50 साल हो गए सर, लेकिन मेरी कोई क्या करूं मैं? जब स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में भी जाता हूँ, ये यकीन जानिए हमारे कोई फ्लॉज हैं, हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे।
मुझे ये बताइए कि ये अगर जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त इतने बुरे हालात है, ये हालात किसने किए? टेक्नोक्रेट ने किए? किसने किए? वही लोग आते रहे। मुझे कोई और बता देना कि और के में कोई शुएब साहब से लेके जो मामला थे, बताइए मुझे कि इलेक्टेड बंदा कौन सा आपके सामने? एक मैं मुझे यासीन नहीं, तो फिर ये इलेक्टेड बंदों का भी तो कसूर है ना कि इलेक्टेड हुकूमतें आई, वो भी तो बाहर से मंगवाते रहे। योर पॉइंट टेकन सर, योर पॉइंट टेकन। डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, टैक्सेस की हम बात कर रहे हैं, भरमार हुई, हर कोई यहाँ अदरवाइज तो एग्जाम्पशन मांगता है। बिजनेसमैन कहते हैं टैक्स हॉलीडे दे दें, इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है टैक्स फ्री जोन बना दें, जागीरदार जितनी मर्जी इनकम हो वो कहते हैं हम तो टैक्स नेट में आएंगे नहीं। तो फिर गरीब पर ही सारा बोझ आखिर कब तक ये चलेगा? देखिए, और उसमें भी जो सोने पे सुहागा कि जीएसटी के जरिए फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए टैक्स काटा जाता है, जो कि एक दिहाड़ीदार मजदूर को भी वही जीएसटी देना पड़ती है, जो कि एक जो तबका इशराफिया के आला तरीन दर्जे पे फायज हो, और ये रिग्रेसिव टैक्सेस हैं। उस पर भी जो दूसरी चीज़ है कि वो टैक्स भी पूरी तरह कलेक्ट नहीं होता। आप इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खा लें, आपके बिल पे लिखा होगा जीएसटी, वो ₹1 पॉइंट ऑफ सेल का रसीद का भी लेगा, लेकिन आपको एफपीआर की रसीद नहीं देगा, क्योंकि वो पैसे उसकी जेब में जाते हैं। एफपीआर के पास कैपेसिटी नहीं कि वो टैक्स जो है वो कलेक्ट कर पाए, सार्फिन की जेब से निकल जाता है, और एफपीआर के पास या वो मिली भगत है या उनके पास कैपेसिटी नहीं है। गैस की कीमतें बढ़ा दी, और ये हम भूल गए कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जिसमें गैस का अनअकाउंटेड फॉर लॉस हाईएस्ट है। यानी जो गैस लीक होती है, जो गैस चोरी होती है, वो लॉसेज हम दूर नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने उसकी कीमतें बढ़ा दी। बिजली के जो लॉसेज हैं, बिजली की चोरी, वो हम नहीं रोक सके, उसके लॉसेज नहीं रोक सके, कीमतें बढ़ा दी। तो ये एक आसान तरीका। बिजली के तो जो बिल नहीं देते उनके बिल भी एवरेज करके दूसरों पे डाल दिए जाते हैं जो बिल देते हैं। और गैस में भी यही होता है कि गैस का वो अनअकाउंटेड फॉर लॉसेस भी उन्हीं के जिम्मे पड़ते हैं जो कि बिल देते हैं। जो चोरी कर रहे हैं, जो लीकेज हो रही है, जो आपके कनेक्शन से लीक हो रही है, उसको कोई नहीं पूछता है। तो ये बदकिस्मती से अवाम पे ही चलती है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में चलती है। डायरेक्ट टैक्सेस जो है, अगर आप उसकी रेशो देखते हैं, टैक्स टू जीडीपी रेशो, तो वो तो हमारी एक फिक्स खड़ी है 9-10% के करीब। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे भी फिर यही सवाल है, जब हम ये समझते हैं कि ये मसला है, हम 90 से मैं सुन रहा हूँ, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी कैंपेन्स चली, लेकिन मामला खड़ा तो उधर ही है, वहीं का वहीं है। देखिए, ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ जाती हैं और इसमें इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो आ जाते हैं। आप एग्जम्पशन दूर करने की बात करते हैं तो जो बड़े एक्सपोर्टर हैं वो सारे आके बैठ जाते हैं हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए। आप छोटे ताजरों पे फिक्स टैक्स लगाने की बात करते हैं, जो रिटेलर्स हैं, तो किसी पार्टी की जो हैं चीफ ऑर्गेनाइजर, उनका ट्वीट आ जाता है कि जी पार्टी के सरबराह नाराज हो गए, फौरन वो वापस हो जाता है। आप जो इनकम ऑन एग्रीकल्चर है उस पर स्टेट टैक्स लगा सकते हैं कि आपकी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में उन्हीं लोगों पे मुश्तमिल है। इस तरह से जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, यानी नाम हम गरीबों का लेके, जैसे जनरल सब्सिडी गरीबों के नाम पे जो तबका इशराफी है उनको दी जाती है, इसी तरह से ये एग्जम्पशन या जो टैक्स नेट में नहीं लेके आते, तो नाम हम गरीबों का लेके, सबको पता है कि उसके जो बेनिफिशरीज है वो कौन है, और चूंकि वो हुकूमत में भी होते हैं, वो पॉलिसी मेकिंग में भी होते हैं, लिहाजा हर हुकूमत उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। चलें, फेयर पॉइंट मैं यही नुक्ता चौधरी जमशेद इकबाल चीमा साहब के पास लेके जाता हूँ। चीमा साहब, जब फैसला साजी यही इंटरेस्ट ग्रुप करेगा तो वो तो फिर अपनी मर्जी के, अपने मफाद के फैसले करेंगे, फिर मुल्क ऐसे ही रहेगा। ये बात आपकी ठीक है, बट देखें ये जो आपका इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, इनकी हुकूमत नहीं थी। पूरी दुनिया में हैव नॉट को सपोर्ट किया जाता है, इंटरेस्ट ग्रुपों को सपोर्ट नहीं किया जाता। जहाँ कहीं ये होता है कि माफिया जिसे कहते हैं, माफिया बेसिकली होता ही है कि इंटरेस्ट ग्रुप, ऐसा इंटरेस्ट ग्रुप जिसको गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल हो, जिसको पर गवर्नमेंट का कानून, जिन लोगों के लिए गैर ला कानूनियत के लिए गवर्नमेंट की जो रियासत की ताकतों से सपोर्ट आए। सो बेसिकली मैं सर गवर्नमेंट का होता है, यू कैन से ड्यूटी है, वो मिनिस्टर की ड्यूटी है, वो सेक्रेटरी की ड्यूटी है, वो वज़ीर-ए-आज़म की ड्यूटी है कि ये ना होने दें। अगर वज़ीर-ए-आज़म खुद किसी माफिया का, किसी ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हो, या किसी ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप का हिस्सा हो, या उसका कोई शेयर हो उसमें,
या उसका कोई आप कहते हैं कि लेन देन हो, तो वो इशू वहाँ बनता है और यहाँ पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा इशू यही बना है। एक बात मैं करना चाह रहा हूँ कि देखें, आज कैसर शेख साहब ने तीसरी बारी बात की है, उन्होंने टैरिफ की बात की है, जो टैरिफ की हमने 400 अरब रुपया दिया था, इसको ये लो इंटरेस्ट रेट पे दिया था हमने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को पैसे। मैं समझता हूँ कि मैंने पिछली बार में बात की तो मुझे उस वक्त भी आई वॉज पार्ट ऑफ इट, लेकिन बाद में आगे ज्यादा डिटेल से मैंने पढ़ा, उसका पाकिस्तान की इकानमी को बहुत फायदा हुआ था। वो यू कैन से कि हमने अगर देखें हमारी, मैं किसी भी वक्त बैठने को तैयार हूँ, दो बंदे आप एक साहब को बुला लें, मुझे बुला लें, किसी भी वक्त हम तैयारी करके आ जाए कि जो जितने हमारे पैकेज हैं वो गरीब के लिए हों, मिडिल क्लास के लिए हों, किसान के लिए हों, यूथ के लिए हों, ताजर के लिए हों, या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, टेक्सटाइल के लिए, सारे जो पैकेज हैं उनकी आपको एक लॉजिक जरूर नजर आएगी, उनकी एक रीजन नजर आएगी, और वो मेरिट पे होंगे या मेरिट के करीब 90% वहाँ पे होंगे। मसलन जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने किसानों को बहुत ज्यादा कर दे दिए, ऑलमोस्ट 1400 रुपए के कर दे दिए। फिर इसी तरह मैंने 40 अरब रुपए का एक पैकेज प्लान बनाया किसानों के स्टोर बनाने के लिए, किसान मार्केटें बनाने के लिए, 900 रुपए उसमें रखा, जिसका 40 अरब रुपए टैक्स जो है, इंटरेस्ट जो था वो गवर्नमेंट ने भरना था, गवर्नमेंट ने वो पे करना था। तो इसी तरह कामयाब नौजवान की बात करें, कामयाब पाकिस्तान की बात करें, कामयाब ताजर की बात करें, फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें, हमने हर जगह लोगों को सपोर्ट किया। वो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा थी वो ज्यादा सपोर्ट हुआ, जिसकी कैपेसिटी दरमियानी थी वो कम हुआ। और इसमें ये नहीं है कि कोई इलाके की तकलीफ है, हमने मर्द डिस्ट्रिक्ट जो है, कवायली इलाका जो है अनगवर्नेबल। चौधरी साहब आपने किसानों की बात की, मैं ब्रेक लेता हूं, आप ही से मैं बात शुरू करूंगा, क्योंकि ये जो अभी मिनी बजट आया है इसमें कहा गया है कि 2000 अरब का एक किसान पैकेज है। चूँकि आप खुद एक ज़िम्मेदार हैं, काश्तकारी को जानते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है आपकी एक्सपर्टीज़ है, मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा, इस 2000 अरब के पैकेज का क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान मोर और लेस एग्रेरियन इकानमी है, एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट्स हैं वही एक टेक्सटाइल सेक्टर अर्न करता है पाकिस्तान के लिए। नाजरीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, पाकिस्तान की इकानमी पे हम बात कर रहे हैं, माशी मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। मोर और लेस मेरे तीनों मेहमान जो रूबरू हैं वो इकानमी को समझते हैं। चीमा साहब, मिनी बजट में कहा गया, दावा किया गया कि 2000 अरब का किसान पैकेज है, जिसमें ज़री मशीनरी, खाद के लिए अरबों की सब्सिडी है, फिर पुराने ट्रैक्टर्स की दरामद की इजाज़त हुई है, शमसी तवानाई से ट्यूबवेल की इजाज़त है। कुछ हौसला होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ाने का? हेलो जी चर साहब, आपसे सवाल है। मैंने कहा देखिए, किसानों के पैकेज के हवाले से अगर बात करें तो किसानों को गवर्नमेंट ने पिछले दिनों अनाउंस किया कि हमने 1800 अरब का पैकेज दिया है। अच्छा, उस 1800 अरब में मैंने किसान जितनी भी है सारी इकट्ठी की, तो मैंने कहा यार खुर्दबीन लाएं, कोई दूरबीन लाएं, जो कुछ भी लाना है इसमें से तलाश करें कि वो 1800 अरब कौन सा है। सच्ची बात है, मेहनत शाका के बावजूद हमें कुछ नहीं मिला हमें उसमें। मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, कैसे शेख साहब से बात करूंगा या इनका कोई भी वज़ीर खाना जो हैं, जो भी हैं, डाक्टर साहब हों, कोई भी हों, इनके साथी हों, हमें बता दें कि वो कहाँ है, वो 1800 कहाँ था। उसमें जितने के इश्तार दिए गए उतने भी पैसे नहीं थे इसमें। मसला जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, DAP का इन्होंने कहा गया कि DAP की हमने 2000 सब्सिडी दी है। DAP की कीमत थी कुछ $950 इंटरनेशनल मार्केट में, 950 से वो चली गई 700 पे। $700 पे जब कीमत कम हो गई तो वो कीमत मार्केट में 14,000 रुपए से, पाकिस्तान में 14,000 रुपए से कम होके तो वो चली गई 11,000 रुपए। इन्होंने कहा जी ये हमने दिए, ठीक है। ये एक ऐसी बात है कि जिसका किसान को ऑलरेडी पता है। ये फ्रॉड वाली बात, ये ठगी वाली बात या एक मिसगाइड करने वाली बात जो है, इट वाज लाइक दैट, सिचुएशन वाज लाइक दैट। मैं समझता हूँ कि हुकूमतों का ये काम नहीं है, हुकूमतों का ये स्टैंडर्ड नहीं होता कि वो एक ऐसी बात करे जो हमारी कंजप्शन के लिए हो या किसी को मिसगाइड करने के लिए हो। तो पहले DAP में 1 रुपए की सब्सिडी नहीं थी। आई एम टॉकिंग अबाउट एक देला, जिसे बातचीत कहते हैं। मैं कसम भी खा सकता हूँ कि एक देले की भी उसमें सब्सिडी नहीं थी। जिस चीज में एक देले की सब्सिडी नहीं, आप कह रहे हैं हम 250 रुपए दे रहे हैं। तो आप ये इस तरह की झूठ बोलना, फिर इसी तरह
एक बात थी कि हमने ये कहा गया कि जी हमने इतने की दी है सोलर इंपोर्ट के लिए, सोलर पाकिस्तान में है ही नहीं। फिर वज़ीर आज़म के बेटे पे इल्जाम थे कि वो सोल डिस्ट्रीब्यूटर बना है सोलर का, वो लोग उससे रिलेट कर रहे थे। बिजली की अगर बात करें जो मेजर इनपुट है पाकिस्तान में, पहली बात डीजल की बात करें, डीजल एक इनपुट है। डीजल आपको किसान को और आम आदमी को बराबर मिलता है। आपको भी पता है किसान को और आम आदमी को ग्रीन डीजल के नाम पे कोई अलग प्राइस हो, कोई कार्ड हो, कोई नहीं ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, नंबर एक। दूसरा इनपुट है खाद। जी जी, खाद में मैंने आपको बता दिया, पोटाश खाद में 0 सब्सिडी है और फास्फोरस खाद में 0 सब्सिडी है। तीसरी खाद बनती है यूरिया। चर साहब ये भी सुना कि यूरिया 2 नंबर मिलता रहा है पंजाब में, खास तौर पर यूरिया असल ही नहीं था, 2 नंबर कहीं से प्रोडक्ट आया। नहीं, 2 नंबर नहीं मिलता, 2 नंबर वाली बात इतना गलत है। बेसिक ये था कि इस साल यूरिया खाद की कीमत थी किसान जो सरकारी वो 2200 रुपया, किसान को मिली है 3200 रुपए की। 3200 रुपए की इसलिए मिली कि कुछ मेहरबानों ने खाद को एक्सपोर्ट कर दिया, स्मगल कर दिया आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ कंट्री स्मगल कर दिया। हम कहते हैं कि सर आप ये जो तस्वीरें बनाते रहते हैं, वीडियो ऑडियो बनाते रहते हैं, ये काम छोड़ें और चमन के बॉर्डर को कंट्रोल करें। चमन के और किसान को 60 अरब रुपया ज्यादा देना पड़ा। किसान को सिर्फ गंदम की फसल पे 6 करोड़ बोरी इस्तेमाल होती है, गंदम की फसल पे 6 करोड़ बोरी, 6 करोड़ बोरी 1000 रुपया फी बोरी उसे एक्स्ट्रा प्राइस दे के मिली। जब एक्स्ट्रा प्राइस दे के मिली गवर्नमेंट की फिक्स प्राइस से ज्यादा, तो वो बनता है 60 अरब रुपया। 60 अरब रुपया पाकिस्तान के किसान ने ज्यादा दिया और यहाँ पे मेहरबान सोते रहे और स्टार देते रहे। और ये जुल्म होता रहा किसान पे। आपने तो पैकेज को चैलेंज कर दिया। इधर रुकिएगा, कैसर अहमद शेख साहब, पैकेज तो आपका चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन जब एलोकेशन भी होती है तो किसान पीछे रह जाता है। मुझे गुस्सा निकाले अभी, देखें गुस्सा नहीं निकाले, आप आर्ग्यूमेंट दें। चौर साहब, हर वक्त आप गुस्से में रहते हैं। की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखें मैं रिस्क ले रहा हूँ। आपको पता है कि स्मगलिंग कौन कर सकता है, आपको पता है स्मगलिंग किन की मर्जी से होती है। मैं रिस्क लेके बात कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, मैं बाज नहीं आऊंगा। 60 अरब रुपया मेरे किसान को ज्यादा देना पड़ा। मेरे पाकिस्तान के किसान को 60 अरब सिर्फ गंदम की फसल में ज्यादा देना पड़ा। किसी के माथे पे पसीना नहीं आता, किसी को शर्मिंदगी नहीं होती, कोई आके माजरत नहीं करता, कोई आके चले। अब आपका पॉइंट आ गया, वक्त जा रहा है, मैं दूसरे मेहमानों से बात कर लूं। कैसर अहमद शेख साहब, पैकेज तो ऐलान हुआ, अनाउंस हुआ, उसको तो चैलेंज कर रहे हैं। वो एलोकेशन किसान के हवाले से आती है, मिलती नहीं है, तो फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हमारी ज़राअत या हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं एग्री बेस्ड, वो तो वैसे की वैसी रह गई। नहीं शौकत साहब, देखिए ये सबसे बड़ा जो इसमें गैस हमारी दुनिया में बहुत महंगी, और जो सब्सिडाइज रेट पे फर्टिलाइजर प्लांट को सारे, सबसे बड़ा तो उसमें पैकेज ये है, बहुत बड़ा सब्सिडाइज है जो आपको आपके यूरिया के लिए और आपकी खादों के लिए। आज आप इंपोर्ट करके देखें दुनिया में क्या प्राइस है और क्या यहाँ कास्ट करती है, तो हम किसान को बहुत ज्यादा उसमें सस्ता दे रहे हैं। फिर किसान पे कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जो तकरीबन 23%, 23% हमारी टोटल GDP में किसान का हिस्सा है, यानी एग्रीकल्चर का हिस्सा है, और वो सिर्फ 3 या 4 अरब रुपया उसमें सिर्फ टैक्स मिलता है 6000 अरब में से 3-4। वो सब्सिडाइज तो है वो, लेकिन मैं बात दूसरी करना चाह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ चीमा साहब ने वो टर्फ पे बात की। जी। अब मुझे बताइए कि अमीर आदमियों को 450 अरब रुपया दिए, ये कहते हैं उससे फायदा हुआ है, इंडस्ट्री को फायदा। मैं खुद हालांकि उनका नुमाइंदा हूँ और मैं उनका अपने लोगों के खिलाफ बात कर रहा हूँ, अमीर उन लोगों को जिनको ये टर्फ मिला है। 100 अमीर फैमिलीज को 0% है। आप किसान को 0% तो नहीं देते, आप किसी छोटे या दरमियाने ट्रेडर को या कोई जो भी इंडस्ट्री वाला है, छोटी दरमियानी इंडस्ट्री, उसको तो नहीं देते। आपका टोटल कर्जा चाहे इनका दौर हो या हमारा दौर हो, सिर्फ 7%, और ये ऑथेंटिक फिगर है। आप टोटल लाखों मिलियंस ऑफ ट्रेडर को और इंडस्ट्रियलिस्ट को जो छोटे या काश्तकार को देते हैं, काश्तकार को 20% पे भी नहीं मिलता, छोटे काश्तकार को भी। जो यही तो शेख साहब, यही तो प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यही तो प्रॉब्लम्स हैं। इधर रुकिएगा, डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, एलोकेशन से हट के किसान को क्या मिलता है नहीं मिलता, लेकिन ये तो ज़मीनी श्रिंक हो रही है। वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि प्रोडक्टिव सलाहियत, पैदावारी सलाहियत पर तवज्जो की बजाय रियल एस्टेट पे सारा कुछ जा रहा है। शहर गांव कॉलोनियाँ बन गई। हम किसान को
कुछ देंगे जब ज़मीनें बचेंगी। हमारी तो फोकस ही और है, प्रायोरिटी और है, तरजीहात और है, डायरेक्शन ही और है। जी, बदकिस्मती से पिछले आप 15-20 सालों से देख लें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी रह ही सिर्फ रियल स्टेट गई थी, और उसमें भी सिर्फ फाइलें जो हैं वो बिकती हैं। ये डीलर्स होते हैं और उनके सब डीलर्स होते हैं जो ज़मीन का रेट चढ़ा देते हैं और उसको एकदम से नीचे कर देते हैं। तो हर वो बंदा जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, हर शहरी जिसके पास कोई 4 पैसे सेविंग के थे, तो लोग जो हैं वो इस पे रियल स्टेट पे ही इन्वेस्ट कर रहे थे। गो के पिछली हुकूमत में थोड़ा सा इस पे इन्वेस्टेड प्रॉपर्टीज पे जिन पे थोड़ा सा टैक्स जो है वो बढ़ाया गया। पिछले बजट में भी उसमें इजाफा किया गया कि आप एक खास म्यास पे रखने से पहले अगर इसको सेल करेंगे तो उस पर टैक्स होगा। कोई थोड़ा सा उसको डिस्करेज करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस मुल्क में बाकी कोई और अपॉर्चुनिटी ना हो, यानी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि लोकल इन्वेस्टर जो हैं वो कितने आ रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने। शेख साहब बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं, जो आपको बता सकते हैं कि पिछले चंद सालों में कितने लोग हैं जो कि पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश में इंडस्ट्री लगाने पहुंच गए। तो जब हमारे अपने लोग यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा रहे होंगे, जब तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। जब एग्रीकल्चर की सारी प्रॉपर्टी जो है कल्टीवेबल लैंड, जब उनके शहर बना के और वहाँ उस पर फाइलें बिक रही होंगी और वो आपके मुल्क की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, तो जाहिर है कि फिर वो वक्त आ रहा होगा। जैसे कि अब हम रोते हैं कि जी हमारा एनर्जी के बाद सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट बिल है वो खुर्दनी तेल है और हम वो भी पैदा नहीं कर पा रहे। जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं वो पाकिस्तान में पैदा नहीं कर पा रहे। तो अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए जबकि हम बिल्कुल फूड डिपेंडेंट हो जाएं। ये आबिद सुलैरी साहब, हम हो चुके, पिछले साल भी $2 अरब की हमने गंदम इंपोर्ट की, फिर शुगर भी इंपोर्ट की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, जनाब कैसर अहमद शेख साहब, जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।